हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सर हसन और आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल पाकिस्तान स्टडीज़ में जोग्राफ़ी कर रहे हैं और जोग्राफ़ी के अंदर आज हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को कवर करेंगे पावर रिसोर्सेज के चैप्टर में। तो बेटा रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं हमारे पास वो है HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो हम डैम्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सोलर पावर जो कि हम आपका सूरज के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, विंड पावर जो कि हम हवा के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दैन हमारे पास है बायोगैस, टाइडल एंड जियोथर्मल। इन तीनों की आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स भी पता हो तो डेट्स इनफ। इससे ज़्यादा हमारे पास ये चीज़ें कोर्स के अंदर जो है वो आपको मतलब ज़्यादा डिटेल इनकी पता होना लाजमी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर इनके बारे में पता हो कि ये क्या होते हैं तो डेट्स इनफ। ठीक हो गया बेटा। तो रिन्यूएबल सोर्सेज को शुरू करने से पहले हम लोग जो है वो लोड शेडिंग को कवर करेंगे। ठीक है, लोड शेडिंग के टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोग आएंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो लोड शेडिंग भाई होती क्या है? लोड शेडिंग इज़ अ प्लान्ड पावर कट ऑफ। लोड शेडिंग क्या है भाई? एक प्लान्ड पावर कट ऑफ है। मतलब प्लान के मुताबिक जब हम इलेक्ट्रिसिटी कुछ टाइम के लिए बंद करते हैं उसे हम लोड शेडिंग कहते हैं। प्लान के मुताबिक जब हम इलेक्ट्रिसिटी कुछ देर के लिए काटते हैं या फिर बंद करते हैं तो हम उसे लोड शेडिंग कहते हैं। कॉजेज़ ऑफ लोड शेडिंग, ठीक है, कि भाई लोड शेडिंग के क्या कॉजेज़ होते हैं, लोड शेडिंग के क्या कॉजेज़ होते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछता है। ठीक है, लोड शेडिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ती है आपको। ठीक है, तो भाई मसले मसाइल हैं हमारे पास। वी हैव हाई डिमांड, हमारे पास भाई इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, डिमांड हमारे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स बहुत कम है। हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स बहुत कम है, जिसकी वजह से हम लोग डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाते। दैन हमारे पास है भाई पावर थेफ्ट। ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चोरी हो जाती है जिसकी वजह से हम लोगों को लोड शेडिंग करनी पड़ती है। वी हैव मोर इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर बेटा इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और उसके लिहाज से हमारे पास उनको देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। देन आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ लोड शेडिंग के। लोड शेडिंग जब होती है ना बेटा तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो क्या कह सकते हैं, रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग ज़्यादा अभी इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल जो आपका पूरा सेक्टर है उसको क्या मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं जब लोड शेडिंग होती है। तो प्रोडक्शन विल रिड्यूस। बेटा प्रोडक्शन जो होगी ना किसी भी इंडस्ट्री की वो रिड्यूस हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। जब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 24 घंटे में सिर्फ आपका 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ना तो क्या होगा भाई? आपका सिर्फ 12 घंटे इंडस्ट्री के अंदर काम होगा। जब 12 घंटे इंडस्ट्री के अंदर काम होगा ना तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। मतलब इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें जो हैं या फैक्ट्री के अंदर चीज़ें जो हैं आपकी वो कम बनेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा भाई? प्रॉफिट विल रिड्यूस। जब आपके पास चीज़ें कम बनेंगी भाई तो जाहिर सी बात है ना, जब चीज़ें कम होंगी तो जब वो बिकेंगी तो प्रॉफिट भी कम मिलेगा आपको प्रॉफिट भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू पे दी सैलरीज़। अब जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो भी फैक्ट्री का मालिक होता है, वो भाई वो किस तरीके से कारोबार को चला रहा होता है? वो चीज़ों को बेचता है। ठीक है, उनको जब बेचता है तो उसके अंदर से जब वो प्रॉफिट निकालता है उससे थोड़ा अपने पास रखता है। ठीक है, और थोड़ा जो है वो क्या कर देता है? सैलरीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जब उसको प्रॉफिट कम मिलेगा ना बेटा तो वो सैलरीज़ उसको देने के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात या क्या कह सकते हैं फेस करनी पड़ेंगी। डिले इन ऑर्डर्स, हमारे पास भाई डिले इन ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हम जो है किसी ने अगर हमें जैसे पाकिस्तान से बाहर किसी ने अगर हमें ऑर्डर दिया है कि भाई हमें जो है वो 1000 पीस चाहिए किसी भी चीज़ के, तो हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ही नहीं होगी तो हमारी फैक्ट्री चलेगी ही नहीं, जिसकी वजह से ऑर्डर के अंदर डिले आना शुरू हो जाएगा। ऑर्डर के अंदर जब डिले आना शुरू हो जाएगा तो कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाई। कस्टमर क्या हो जाएगा भाई? डिससेटिस्फाई हो जाएगा। वो बोलेगा यार इनके साथ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये वक्त के ऊपर चीज़ नहीं देते, ये वक्त के ऊपर चीज़ नहीं देते। पाकिस्तान के अंदर तो लोड शेडिंग के मसले को समझा जाता है लेकिन बाहर जो आपकी इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्रीज़ बाहर आपका माल इंपोर्ट करती हैं ना बेटा, उनके जो बाहर क्लाइंट्स होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बेटा HEP के ऊपर। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर आ जाते हैं। तो HEP के अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड बाय डैम्स, के डैम्स के ज़रिए कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है।
ठीक है, आपको ये जो है पास पेपर के अंदर सवाल मिल जाएगा। तो हम देखते हैं भाई कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है डैम्स के ज़रिए। दी वाटर फ्लोज थ्रू दी टरबाइंस। बेटा डैम्स के अंदर जो है वो टरबाइंस लगे हुए होते हैं। डैम्स के अंदर क्या लगे हुए होते हैं? टरबाइंस लगे हुए होते हैं। तो वाटर जो है उनसे फ्लो होता हुआ जाता है। वाटर उनसे क्या होता है? फ्लो होता हुआ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा डैम जो है वो आपका खुलते बहुत कम है। ठीक है, जब वो ओवरलोड हो जाते हैं, जब उनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, जब भी वो खुलते हैं और बहुत तेज़ी से उनके अंदर से पानी निकलता है। आप लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी। जब डैम खुलते हैं तो उनके अंदर से बहुत तेज़ी से पानी निकलता है। लेकिन ये हम उस वक्त की बात नहीं कर रहे, ये तकरीबन 24 घंटे एक प्रोसेस चल रहा होता है कि डैम के अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी एनी टाइम निकल रहा होता है। ये आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो वो जब थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा होता है ना बेटा, तो डैम्स के अंदर टरबाइंस लगे हुए होते हैं। तो वो उन टरबाइंस से होता हुआ पानी आगे गुजरता है। जब वो उन टरबाइन से होता हुआ गुजरता है ना, तो टरबाइन क्या होना शुरू हो जाते हैं? रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। टरबाइन क्या होना शुरू हो जाते हैं? रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। जनरेटर्स आर ऑल्सो अटैच। तो बेटा उसके बाद जनरेटर्स भी लगे हुए होते हैं डैम के अंदर। तो जनरेटर क्या होते हैं भाई? जनरेटर्स कन्वर्ट्स द रोटेशनल एनर्जी ऑफ टरबाइंस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या करता है भाई? रोटेशनल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जनरेटर जो होता है ना बेटा, उसका ये काम होता है कि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो टरबाइंस के अंदर जो रोटेशनल एनर्जी पैदा हो रही होती है ना बेटा, वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज देन सेंड टू एरियाज वेयर इट इज़ नीडेड। फिर बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको वहाँ भेज दिया जाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी और इंडस्ट्रियल एरिया में भी। उसके बाद आ जाते हैं बेटा HEP के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेज क्या है भाई HEP का? इट इज़ रीन्यूएबल। ये जो है बेटा रीन्यूएबल है। ठीक है, HEP को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब रहती दुनिया तक आपका जब तक पानी है, हम लोग डैम्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इट इज़ सेफ़। क्या मतलब सर? मतलब ये बेटा कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, कोई भी हज़ार्डस केमिकल्स गैसेज इसके अंदर से नहीं निकलती जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है। एक और एडवांटेज जो बहुत आप लोगों ने मतलब ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है, वो क्या है भाई? इसका एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान हैज़ मैनी माउंटेनियस रीजन विथ हाई रेनफॉल एंड ग्लेशियर्स, वाटर सप्लाई हाई। बेटा आप एग्जामिनर आपसे पूछता है कि पाकिस्तान के अंदर HEP आप जब लगाते हैं तो मतलब HEP अगर आप पाकिस्तान के अंदर लगा रहे हो तो आप क्यों लगा रहे हो? ठीक है, क्या फ़ायदा है HEP को लगाने का? तो हम उसको बताएंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर HEP सूटेबल है बहुत ज़्यादा, और हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, और हाई रेनफॉल है और ग्लेशियर्स हैं। हमारे पास हाई रेनफॉल है और ग्लेशियर्स हैं। मतलब क्या? मतलब ये बेटा कि हमारे पास एडुकेट पानी की सप्लाई है। मतलब हमारे पास पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, और डैम सिर्फ उसी एरिया के अंदर बन सकता है जहाँ पे पानी की सप्लाई हाई हो और वो एरिया जो है वो माउंटेनियस हो। वो एरिया क्या हो? माउंटेनियस हो। मतलब जिस एरिया के अंदर माउंटेन्स होंगे, हाई हाई रेनफॉल होगी और ग्लेशियर्स होंगे, ठीक है, उसी एरिया में हम लोग डैम्स बना सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान के अंदर डैम से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। देन आ जाते हैं भाई डिसएडवांटेजेस के ऊपर HEP के। लार्ज एरिया इज़ रिक्वायर्ड। बेटा डैम्स आप सिर्फ वहीं बना सकते हो जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया अवेलेबल हो। कहीं भी आप डैम को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि मतलब जिधर आपका दिल चाहे पानी है तो आप कह लो यार यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते। उधर आपको बहुत लार्ज एरिया होगा तभी आप डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्या चीज़ें चाहिए होती हैं डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। अभी हमने पढ़ा कि ये तीन चीज़ें, हाई रेनफॉल, माउंटेनियस रीजन और ग्लेशियर जब हमारे पास होंगे, आप जब ही जो है वो क्या बना सकते हो? किसी जगह पे डैम बना सकते हो। जब आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं होंगे, तो वहाँ पे आप डैम नहीं बना सकते। इंस्टॉलेशन कॉस्ट वेरी हाई। बेटा डैम बनाने के लिए आपको शुरू में बहुत ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। आपको डैम बनाने के लिए शुरू में बहुत ज़्यादा पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक हो गया बेटा? HEP इज़ नॉट रिलायबल। क्या मतलब सर ये रिलायबल क्यों नहीं है? बेटा ये रिलायबल इसलिए नहीं है क्योंकि इफ़ दी वाटर लेवल इज़ लो, लेस इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। ठीक है, ये भाई देखो डैम जो है ना वो पूरा किसके ऊपर चल रहा होता है? पानी के ऊपर चल रहा होता है। डैम किसके ऊपर चल रहा होता है? पानी के ऊपर चल रहा होता है। अगर किसी साल ग्लेशियर कम मेल्ट हुए, ठीक है, सर्दी ज़्यादा थी पूरे साल, अगर क्या हुआ किसी साल
रेनफॉल बहुत कम हुई तो पानी की सप्लाई हमारे पास बहुत कम होगी। जब हमारे पास पानी की सप्लाई कम होगी ना तो डैम इलेक्ट्रिसिटी कम बनाएगा। जब डैम इलेक्ट्रिसिटी कम बनाएगा तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना, तो हम इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, हमें अगर ओवर दी ईयर हमें फॉर एग्जांपल इतनी XYZ इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट हमें चाहिए, तो हम डैम के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि डैम जो है हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी बना के दे देगा हर साल। क्योंकि अगर किसी साल रेनफॉल कम हुई, किसी साल ग्लेशियर अगर कम मेल्ट हुए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कम बनेगी। मतलब ये हमारे हाथ के अंदर, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, जबकि फॉसिल फ्यूल जो है हमारे हाथ में, हम जितनी चाहें इंपोर्ट करें और उससे उतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाएं। समटाइम्स ट्रांसमिशन लाइंस हैव टू कवर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है बेटा, डैम्स वगैरह भी हमने पढ़े कि आबादी से दूर होते हैं, बहुत लार्ज कोई एरिया चाहिए होता है हमें, वहाँ पे आप डैम्स बना सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज़रूरत तो नहीं होती ना, वहाँ पे बन तो रही है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है किसी और इलाके के अंदर, रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर हमें ज़रूरत होती है, हमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर ज़रूरत होती है, तो वो डैम से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन्स हमें लगानी पड़ती हैं, हमें तार बिछाने पड़ते हैं डैम से लेके उन एरियाज़ तक, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरियाज़ तक। ठीक है, तो जब वो ट्रांसमिशन लाइंस, जब वो तार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी तार के अंदर एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है ना, तो बीच में बेटा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। थोड़ा बहुत डिस्टेंस अगर इलेक्ट्रिसिटी कवर करेगी ट्रांसमिशन लाइन में तो इतनी ज़्यादा लॉस्ट नहीं होती, वो उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, वो उसकी वैल्यू इतनी कम होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, लॉस्ट होना शुरू हो जाएगी, जो कि HEB का क्या है भाई, डिसएडवांटेज है। देन बेटा हमारे पास है सोलर पावर। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट के ज़रिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं भाई, सोलर पावर कहते हैं। और ये कैसे बनती है भाई, ये सोलर पैनल्स के ज़रिए, सोलर पैनल्स हम लोग लगाते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा। और वो सोलर पैनल्स क्या करते हैं, आपकी क्या कह सकते हैं, आपकी जो सन की जो एनर्जी होती है, ठीक है, हीट एनर्जी जो होती है, इसको वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, इट इज़ रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल है। ठीक है, इट इज़ इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता इससे। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसकी बहुत ज़्यादा लो है। ठीक हो गया बेटा, आपको महीने के अंदर सिर्फ महीने में एक दिन सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, इनको साफ़ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, बाकी इनके अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं होती, सिर्फ एक बार आपको जो है वो लगाना है, देन आप एक तरीके से कह सकते हो फ्री हो जाते हो। ठीक है, सिर्फ महीने में एक बार आपको आके इनको देखना होता है और साफ़ करना होता है। फिर आ गया भाई एक और बात, पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ सनशाइन विच इज़ वेरी गुड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। दिमाग में रखना, एग्जामिनर पूछता है तो आपको लिखना होगा कि पाकिस्तान के पास भाई बहुत ज़्यादा सनशाइन है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, आप सबको पता है, तो हमारे पास सनशाइन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे पास सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, किसके लिए, सोलर पावर या सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। डिसएडवांटेज देख लेते हैं भाई। डिसएडवांटेज क्या है भाई, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई। शुरू में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, सोलर पावर या सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट टाइम। ठीक है, हमने अभी डैम को देखा, ठीक है, डैम्स को हमने पढ़ा, HEB पढ़ा, तो ये रात में भी बनाते हैं और दिन में भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है, एनी टाइम डैम के अंदर जो है वो पानी एक जगह, मतलब आपका पानी जो है वो बह रहा होता है डैम्स के अंदर, जबकि ये रात के अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती। ठीक है, सोलर पैनल्स जो है वो रात के अंदर वर्क नहीं करते, क्योंकि ये वर्क किससे करते हैं, सूरज से करते हैं। सूरज तो रात में होता नहीं है, जिसकी वजह से रात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती इनके अंदर। इट विल स्टोर लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा सोलर पावर क्या करता है, लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, क्योंकि जिनके घर में सोलर पैनल्स वगैरह लगे हुए होंगे उनको पता होगा कि भाई ये जो है वो आपका डायरेक्ट किसी भी चीज़ को नहीं चलाता, ये पहले आपका बैटरीज़ के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, देन उसके बाद बैटरीज से जो है वो आपकी अप्लाइंसेस वगैरह चलती हैं। तो क्या होगा भाई, अगर हमने पैनल ज़्यादा लगा दिया और बैटरीज कम लगाई, तो पैनल्स अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कर रहे हैं ना, तो बैटरी की एक लिमिट होती है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की। ठीक है, एक लिमिट के बाद वो सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है, जब आपकी बैटरी की क्या कह सकते हो चार्जिंग 100% हो जाएगी, तो बाकी की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा वो सारी वेस्ट हो जाती है। देन उसके बाद आ जाते हैं बेटा विंड पावर के ऊपर। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड।
हवा के ज़रिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है, टरबाइंस के ज़रिए, हम उन्हें हम क्या कहते हैं, विंड पावर कहते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। इट इज़ रिन्यूएबल, ये क्या है भाई, ये रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। इट इज़ इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट में कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते, ठीक है। अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस, इसका बैटरी का कोई चक्कर नहीं होता, ये डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके रेजिडेंशियल और आपका इंडस्ट्रियल एरियाज़ में पहुंचा रहा होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है इनकी भी बहुत ज़्यादा लो होती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपको लगाना होता है, बहुत कम इनकी मेंटेनेंस होती है। फिर पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ हिली एरियाज़ विच इज़ वेरी गुड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। तो क्या है भाई, सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारे पास विंड पावर जनरेट करने के लिए। डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं भाई। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, शुरू में आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं इनको लगाने के लिए। लार्ज एरिया चाहिए होता है, छोटे मोटे एरिया के अंदर जो है वो ये लग नहीं सकते, ठीक है। वाइल्ड बर्ड्स माइट गेट किल्ड, ठीक है, बेचारे जो आपके वाइल्ड बर्ड्स होते हैं जो उड़ रहे होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं और वो जान से हाथ धो बैठते हैं। ये इसका क्या है भाई, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। देन उसके बाद आ जाते हैं बायोगैस। ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, पता होनी चाहिए कि भाई बायोगैस होती क्या है। इट इज़ अ गैस विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। ये गैस है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, एनिमल और प्लांट के वेस्ट से, उनके स्टूल से। दिस गैस इज़ यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर इस गैस से हम क्या करते हैं भाई, कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है, हीटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन बेटा हमारे पास है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है भाई, टाइडल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ पावर प्रोड्यूस बाय द नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स। बेटा 24 घंटे के अंदर समंदर जो है आपका वो एक बार चढ़ता है और एक बार उतरता है। 24 घंटे के अंदर समंदर एक बार चढ़ता है और एक बार क्या होता है, उतरता है, ठीक है। एक बार जब समंदर चढ़ता है ना तो तकरीबन शोर तक आपका जो समंदर का जो किनारा होता है वहाँ तक लहरें आती हैं, ठीक है, मैक्सिमम एक लेवल होता है। फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब आपकी जो टाइड्स होती हैं वो बिल्कुल पीछे की तरफ चली जाती हैं। मतलब क्या है भाई, समंदर जो है वो बिल्कुल पीछे की तरफ चला जाता है। तो 24 घंटे के अंदर समंदर एक बार चढ़ता है और एक बार उतरता है। तो टाइडल एनर्जी के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग टरबाइंस लगा देते हैं समंदर में थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है। तो क्या होता है भाई, जब समंदर चढ़ता है 24 घंटे में एक दफ़ा तो टाइड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे आती हैं। जब वो आगे आती हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है, टरबाइंस घूमना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद 24 घंटे में फिर वापस से क्या होता है भाई, एक बार जब चढ़ जाता है तो फिर समंदर उतरता है, समंदर पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। जब वो पीछे की तरफ जाता है तो टरबाइंस उल्टी मतलब आपका क्या कह सकते हैं, उल्टा रोटेट होना शुरू हो जाती हैं। जब वो उल्टी तरीके से रोटेट करती हैं तो फिर जब वो रोटेट करती हैं तो रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और रोटेशनल एनर्जी को फिर किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। दी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ देन यूज्ड वेयर इट इज़ नीडेड। फिर उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिसिटी हम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। अच्छा बेटा उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर पावर के टॉपिक के ऊपर। न्यूक्लियर पावर के टॉपिक के अंदर क्या है भाई, न्यूक्लियर पावर के टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है। ये देखते हैं भाई, न्यूक्लियर फिजन रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी इन दी रिएक्शन कोर। न्यूक्लियर फिजन जो है ना बेटा वो एक रिएक्शन का टाइप है, वो रिएक्शन का क्या है भाई, एक टाइप है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। जब हम ये परफॉर्म करते हैं कहाँ पे, रिएक्शन कोर में। एक चीज़ होती है आपकी रिएक्शन कोर, इसके अंदर ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, कौन सा, न्यूक्लियर फिजन का। जब हम ये आपका प्रोसेस परफॉर्म करते हैं न्यूक्लियर फिजन का कहाँ पे, रिएक्शन कोर में, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। द रिएक्शन कोर गेट्स हीट अप। तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, रिएक्शन कोर जहाँ पे हम लोग ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वाटर पासिस थ्रू द रिएक्शन कोर विच कन्वर्ट्स द वाटर इनटू स्टीम। फिर हम क्या करते हैं भाई, वाटर को जो है वो पास करवाते हैं रिएक्शन कोर से, वाटर को हम रिएक्शन कोर से पास करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, वाटर फ़ौरन से स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
विद द हेल्प ऑफ स्टीम द टर्बाइंस रोटेट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। फिर हमने साथ ही टर्बाइंस लगाए हुए होते हैं, फिर उस स्टीम से क्या होता है भाई, टर्बाइंस रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। टर्बाइंस क्या होना शुरू हो जाते हैं, रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है भाई, उन टर्बाइंस की रोटेशन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेते हैं। कैसे भाई, जनरेटर के ज़रिए। जनरेटर्स क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पूरी डिटेल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी लिखेंगे तो काफ़ी है। विद द हेल्प ऑफ स्टीम द टर्बाइन रोटेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। देन आ जाते हैं बेटा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर, के न्यूक्लियर पावर प्लांट के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। इट कैन बी इंस्टॉल एनीवेयर। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना बेटा आपका, उसको हम कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको हम कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें कोई लार्ज एरिया नहीं चाहिए, ठीक है, डैम्स की तरह। हमें कोई ऐसा एरिया नहीं चाहिए भाई कि जहाँ पे मतलब कोई समंदर हो, ठीक है, जैसे टाइडल के अंदर हमें समंदर चाहिए, जब भी हम टाइडल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमें कोई माउंटेनियस रीजन नहीं चाहिए, हमें कोई हिली एरियाज़ नहीं चाहिए, जैसे हमें जो है वो विंड पावर के लिए चाहिए था। तो इसको आप जहाँ चाहो, जहाँ आपकी दिल करे, आप वहाँ पे इसको लगा सकते हो जहाँ पे सूटेबल हो। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी क्लाइमेटिक कंडीशन। वही बात आ गई, कोई हाई रेनफॉल, ग्लेशियर, कुछ भी इसके अंदर आपको चाहिए नहीं होता। इट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल प्लेस। वही बात हो गई कि बहुत ज़्यादा स्मॉल प्लेस हमें रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा बड़ी स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट के, न्यूक्लियर रेडिएशंस कैन कॉज कैंसर। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट का, कि इसके अंदर जो काम कर रहे होते हैं ना पावर प्लांट में लोग, उनको बहुत जल्दी क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। उनको बहुत जल्दी कैंसर हो जाता है या कैंसर होने का खतरा होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट न्यूक्लियर पार्ट्स। बेटा न्यूक्लियर पार्ट्स जो है ना वो लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। न्यूक्लियर पावर से अगर आप सोच रहे हो ना इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दे पाकिस्तान, तो वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, ठीक है। या कोई भी मुल्क आपका न्यूक्लियर पावर से एनर्जी बनाना शुरू करने की अगर चाहे तो वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर पार्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। फिर आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना, उसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस जो है वो टेक करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा आपका क्या कह सकते हैं, नोक पलक है आपका एक लफ्ज़ है, उसके साथ आपको जो है मतलब क्या करना पड़ता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाना पड़ता है कि कहीं से भी आपका छोटी सी जगह भी जो है वो रिएक्शन कोर के अंदर खुली ना रह जाए। अगर खुली रह गई तो वहाँ से रेडिएशंस निकलेंगी और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना बेटा, वो उनको बहुत जल्दी कैंसर हो जाएगा। देन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर काम करती हैं न्यूक्लियर के ऊपर। वो क्या है भाई, कैनअप है हमारे पास। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट किसने बना के दिया है भाई, चाइना ही बना के देता है हमें ऐसी चीज़ें, तो याद कर लेना है आपने, मेड बाय चाइना। देन हमारे पास है भाई चाइनअप चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये किसने बना के दिया, ये भी चाइना ने बना के दिया है भाई। फिर उसके बाद हमारे पास है चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2, एक और है हमारे पास, ठीक है, और ये भी चाइना ने ही बना के दिया है। ये चीज़ें आप लोगों ने क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। उसके बाद बेटा आ जाते हैं आज की वीडियो के आखिरी टॉपिक की तरफ। आखिरी टॉपिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आता है, और ये भी तकरीबन आपको हर 2-3 साल के अंदर पास पेपर के अंदर ये सवाल आपको रिपीट होता हुआ मिल जाएगा। सवाल क्या है भाई, वाई पाकिस्तान शुड रिलाई मोर ऑन फॉसिल फ्यूल्स। सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछता है भाई कि पाकिस्तान को जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई क्यों करना चाहिए। तो हम उसको बताएंगे कि भाई पाकिस्तान को फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर इस वजह से रिलाई करना चाहिए। देन उसी सवाल के अंदर आपसे वो पूछता है कि भाई वाई पाकिस्तान शुड डेवलप मोर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर हमें ये भी बताना पड़ जाता है भाई कि पाकिस्तान को रिन्यूएबल एनर्जी जो रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो क्यों बनाने चाहिए और इनके ऊपर क्यों कन्वर्ट हो जाना चाहिए और फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ देना चाहिए। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें लिखना आना चाहिए। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई हमें रिलाई क्यों करना चाहिए ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। तो हम बताएंगे भाई वी ऑलरेडी हैव पावर स्टेशन सेट अप टू यूज़ कोल ऑयल गैस। हम बताएंगे भाई कि हमारे पास पहले से जो है वो पावर स्टेशन सेटअप हैं, ठीक है। पावर स्टेशन उन्हें हम कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हमारे पास वो पहले से सेटअप हैं जो कोल से, ऑयल से और गैस से हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहे हैं, ठीक हो गया भाई। चीपर देन सेटिंग अप ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम स्क्रैच। अगर हम शुरू से शुरू करें और अभी रिन्यूएबल के ऊपर अगर हम शिफ्ट करना चाहें
तो हमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो डालनी पड़ेगी, जब जाके हम रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ही अभी अगर हम क्या कह सकते हैं रिलाई करें ना, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। क्यों है ज़्यादा बेहतर? क्योंकि वो हमें चीप पड़ेगा, वो हमें सस्ता पड़ेगा। हमें अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पैसे बचेंगे। यूज़ एग्जिस्टिंग स्किल एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास भाई स्किल्ड लेबर है, ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो लेबर है जो कि ये सारा काम जानते हैं कि कोल, ऑयल और गैस के ज़रिए कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कोई नई चीज़ अगर आप लॉन्च करोगे तो उसके जो टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है, उसके जो आपके स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो इतनी जल्दी पाकिस्तान के अंदर नहीं आती। तो अगर एक चीज़ है, ठीक है, जिसकी टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के अंदर अच्छे से अवेलेबल है और स्किल्ड लेबर हैं, वो लेबर हैं जो इसके काम को करना जानते हैं, तो हमें उस चीज़ का क्या उठाना चाहिए? फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक हो गया? डू नॉट नो हाउ टू सेट अप अल्टरनेटिव्स, ठीक है, अल्टरनेटिव्स कैसे सेटअप करेंगे हमें ये आता भी नहीं है। अगर हम करना भी चाहें ना तो हमें आता नहीं है, हमें चाइना जैसी कंट्रीज़ का क्या करना पड़ेगा, क्या कह सकते हैं, हमें उनसे सीखना वगैरह पड़ेगा, जब जाके हम जो है वो शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इतना आसान नहीं है शिफ्ट करना। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई, वाई पाकिस्तान शुड डेवलप मोर रिन्यूएबल सोर्सेज। अब ये एग्जामिनर हमसे ये भी पूछता है तो हमें पता होना चाहिए ना भाई कि रिन्यूएबल के ऊपर हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए भाई? हमें बताना पड़ेगा भाई कि हमें इस वजह से शिफ्ट होना चाहिए, ये फ़ायदे हैं रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट होने में। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये क्या होती हैं भाई? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होती हैं ना बेटा, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं। ठीक है, वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती आपकी इन्वायरमेंट को। जहरीली गैसेस, हैजार्डस गैसेस जो है वो अपने अंदर से रिलीज़ नहीं करते। कौन से? रिन्यूएबल सोर्सेज। वन सेटअप रनिंग कॉस्ट इज़ वेरी लो। शुरू में तो भाई अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी, लेकिन एक बार अगर डाल दी ना आपने, तो उसके बाद जो है आप सालों उसका फल खाते रहो, फिर उसके बाद आपको पैसे लगाने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब कोई नया काम भाई शुरू हो रहा होता है ना, जैसे एक इंडस्ट्री अगर लगी हुई है, फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल, गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, वो पूरे इसके जो है वो प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे अभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, अगर हम नई चीज़ें शुरू करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू करेंगे, तो जब हम इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे ना इनकी, तो हमें वहाँ पर लोगों की ज़रूरत होगी। तो जो लोग बेरोज़गार हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना शुरू हो जाएगा? काम मिलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ सनशाइन, गुड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सन, ठीक है, स्लैश सोलर पावर। फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास भाई बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है? सनशाइन है, हमारे पास सूरज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान भाई एक गरम मुल्क है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सूटेबल है ना हमारे लिए कि हम सोलर पावर को क्या कर दें, यहाँ पे इंस्टॉल कर दें, सोलर प्लेट जो है इंस्टॉल कर दें और उनके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दें। पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ माउंटेनियस रीजन विद ग्लेशियर्स, गुड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम HEB। फिर पाकिस्तान के पास माउंटेनियस रीजन भी बहुत ज़्यादा हैं, ग्लेशियर्स भी हैं, ठीक है, और हमारे पास हाई रेनफॉल भी है, जो कि किसके लिए सूटेबल है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए सूटेबल है, डैम्स के लिए सूटेबल है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं भाई? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डैम्स के ऊपर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सूटेबल कंडीशंस है ना भाई। उसी के साथ हमारे पास पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ हिली एरियाज़, गुड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड पावर। ठीक है, हमारे पास हिली एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, ऐसे इलाके भी बहुत है ना पाकिस्तान के अंदर, तो हम विंड पावर के ऊपर भी ईजिली शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इसके लिए। यहाँ जाके बेटा आज की वीडियो एंड होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो आप लोगों ने लाजमी लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना है चैनल की तरफ। ठीक है, और जाते जाते आप लोगों ने अपना फीडबैक लाजमी देना है बेटा, क्योंकि आपका फीडबैक जो है ना वो एज अ फ्यूल वर्क करता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए मुझे याद दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।